हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मोर 30 क्वेश्चन। जैसा कि हम जो थर्ड सेट जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको कवर कर रहे हैं। और इसमें आज हम मोर 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम 1 to 32 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमंग दीज राइटर्स, यानी कह रहा है इन राइटरों में से हुज नोवेल्स आर फेमस, यानी जिसके नोवेल फेमस हैं फॉर इट्स सेटिंग ऑफ द नॉटिंघम शायर, यानी जिसकी सेटिंग कहाँ है, नॉटिंघम शायर में है, उसके लिए बहुत फेमस है। ये तो किसके ये नोवेल्स हैं? ब्रॉन्टे सिस्टर्स के हैं, डी.एच. लॉरेंस के हैं, हॉरेक वेलपुल के हैं, या फिर जॉर्ज लिट के हैं? तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 33 में, तो डी.एच. लॉरेंस के जो नोवेल हैं, इनके जो इनकी नोवेल्स की जो सेटिंग है वो नॉटिंघम शायर की है, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि एलिस वॉकर्स फेमस वर्क द कलर पर्पल 1982 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि जो एलिस वॉकर है उनका एक फेमस वर्क है द कलर पर्पल, ठीक है, जो 1982 में आया था। ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का? इसका जेनरा क्या है? एपिस्टोलरी नोवेल है, या फिर गॉथिक नोवेल है, या फिर हिस्टोरिकल नोवेल है, या फिर पिकारेस्क नोवेल है? तो यहाँ पर देखिए, एलिस वाकर का जो द कलर पर्पल, ठीक है, 34 नंबर में कलर पर्पल की बात करें तो ये कैसा है? एपिस्टलरी नोवेल है। एपिस्टलरी नोवेल किसे कहते हैं? जो एक लेटर से जैसा एक नोवेल होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। एपिस्टलरी नोवेल का ये एग्जाम्पल है। कौन सा? द कलर पर्पल किसका है? एलिस वॉकर का। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है लुई टोल्स्टॉय इन हिज फेमस वर्क वार एंड पीस टॉक्स अबाउट। लुई लुई जो लुई टोल्स्टॉय हैं, उनका एक फेमस वर्क है। कौन सा है? वार एंड पीस। बहुत ही अच्छा ये वर्क है इनका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बात करता है किसके बारे में? बात करता है, तो देखिए यहाँ पर ये नेपोलियन वार के बारे में बात करता है, या फिर 100 ईयर्स ऑफ द वार के बारे में बात करता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में बात करता है, या फिर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर की बात करता है? तो 35 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वार एंड पीस, ठीक है, तो ये नेपोलियन का जो वार हुआ था उसकी बात करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है डिकन इन हिज, डिकन जो है इन हिज द क्या, द टेल ऑफ टू सिटीज, ये किनका वर्क है? ठीक है, टॉक्स अबाउट टू सिटीज दैट आर, यानी जो डिकेंस का एक वर्क है द टेल ऑफ टू सिटीज, यानी दो सिटीज, यानी दो शहरों की कहानी। ठीक है, ये कौन दो सिटी हैं जिनके बारे में बात करता है? लंदन एंड यॉर्कशायर के बारे में बात करता है, लंदन एंड पेरिस के बारे में बात करता है, लंदन एंड फील्ड प्लेस के बारे में बात करता है, या फिर पेरिस एंड रोम के बारे में बात करता है? तो 36 नंबर की बात करें तो देखिए, ये इनकी जो द टेल ऑफ द टू सिटीज हैं, वो दो सिटी कौन कौन सी हैं? लंदन एंड पेरिस हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा लंदन एंड पेरिस, वी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विलियम जेम्स रोट अ फेमस वर्क इंटाइटल द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन, यानी जो विलियम जेम्स हैं वो एक फेमस उनका वर्क है जिसका टाइटल है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन। ये कब लिखा गया था? तो बताना है हमें। 1890 में, 1891, 1892, 1893? तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, विलियम जेम्स का जो फेमस वर्क है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये लिखा गया था। कब लिखा गया था? ये 1890 में लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 1890 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि द टर्म साइंस फिक्शन फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम विल्सन इन अ वर्क अ लिटिल अर्नेस्ट बुक अपॉन अ ग्रेट ओल्ड सब्जेक्ट इन, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि एक टर्म है साइंस फिक्शन का। ठीक है, यानी साइंस फिक्शन की आपने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, सीरीज आती है उनकी। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो वर्ड है ये यूज किया था विलियम विल्सन ने अपने वर्क में। वर्क कौन सा था? अ लिटिल अर्नेस्ट बुक अपॉन अ ग्रेट ओल्ड सब्जेक्ट। तो ये कब आया था? तो 38 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हमारा 1851 में आया था, या फिर 1852 में आया था?
तो फ्रेंड दो ही को अगर ऑप्शन में बात करें तो ये हमारा 1851 में आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। विलियम विल्सन का एक वर्क है, कौन सा, अ लिटिल अर्नेस्ट बुक अपॉन अ ग्रेट ओल्ड सब्जेक्ट। इसमें ही इन्होंने साइंस फिक्शन टर्म को यूज किया था फर्स्ट टाइम। तो ये कब आया था, 1851 में आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आल्डस हक्सले रोट अ नोवेल entitled ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यानी जो ऑल्डस हक्सले हैं वो अपने एक नॉवल लिखते हैं जिसका टाइटल क्या है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। द टाइटल ऑफ दिस नॉवल इज बोरोड फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। तो ये जो टाइटल है शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है, और वो प्ले कौन सा है बताना है। द टेम्पेस्ट से है, द टूलाइट नाइट्स 12 नाइट से है, या फिर एज यू लाइक इट से है, या फिर मैकबेथ से है। तो फ्रेंड देखिए, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये एक फेमस लाइन है, पूरी की पूरी कोटेशन है। और ये किसके द्वारा बोली जाती है, मिरांडा के द्वारा बोली जाती है। तो और ये कहाँ है, मिरांडा कहाँ है, द टेम्पेस्ट में है। तो टेम्पेस्ट यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉर्ज ऑरवेल रोट अ नोवेल entitled 1984 इट अपीयर्स इन। यानी देखिए, जॉर्ज ऑरवेल हैं, ठीक है, इन्होंने एक नोवेल लिखा था, 1984 लिखा था। ठीक है, तो ये अपीयर कब हुआ था, 1984 में अपीयर हुआ था, 1949 में अपीयर हुआ था, 1989 में अपीयर हुआ था, 1959 में अपीयर हुआ था। तो अगर यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, देखिए टाइटल जो है जॉर्ज ऑरवेल का नावल का 1984 है, लेकिन ये लिखा कब गया था, 1949 में लिखा गया था। ठीक है, इन्होंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी 1984 के बारे में कि ऐसा ऐसा होगा, उसी के बारे में इन्होंने लिखा था। लेकिन ये लिखा कब गया था, 1949 में ही लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड यानी तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉर्ज ऑरवेल हैज यूज्ड, जो जॉर्ज ऑरवेल हैं उन्होंने यूज किया बिग ब्रदर को इन हिज वर्क 1984 द टर्म इज यूज फॉर। यानी जो जॉर्ज ऑरवेल हैं उन्होंने एक टर्म यूज किया था बिग ब्रदर। ठीक है, किस में, जो अभी नोवेल हमने बताया था 1984 में, उसमें एक बिग ब्रदर नाम का एक इन्होंने टर्म यूज किया। इसका मतलब है क्या, इसको किसके लिए यूज किया था, इसका मतलब क्या है, गॉड, सेमी गॉड, ऑरवेल फॉर हिमसेल्फ, या फिर कजिन। तो 41 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बिग ब्रदर मतलब बड़ा भाई, ये गॉड के लिए इन्होंने यूज किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला गॉड हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि कैंपस नोबल ऑफन सेट्स इन, यानी जो कैंपस नोबल है, कैंपस नोबल का मतलब क्या होता है, कैंपस नोबल एक बहुत ही बड़ा कैंपस होता है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है, वहाँ पर बैठ के ये लिखे जाते हैं, तो उसे कैंपस नोबल बोलते हैं। तो ये जो सेट्स हैं ये कहाँ होते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, या फिर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, या फिर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, या फिर नैनावतीज। तो यहाँ पर हम 42 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये कैंपस नोबल ओपन सेट्स इन, इनकी सेटिंग जो होती है, सेट होती है, वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु डिफाइंस नोबल एज ए समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ। यानी किसने नोबल को डिफाइन किया है कि एक समरी है एक्चुअल लाइफ की, अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ की। तो किसने ये डिफाइन किया है, एफ मार्टिन क्रॉफोर्ड ने, या फिर जॉर्ज मेरेडिथ ने, या फिर हेनरी जेम्स ने, या फिर हेनरी फिल्डिंग ने। तो यहाँ पर अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ ये डिफाइन किसने किया है नोबल को, तो बताना है 43 नंबर में। तो 43 की बात करें तो ये जॉर्ज मेरेडिथ ने ये डिफाइन किया है कि जो नोवेल है वो एक समरी है अब एक्चुअल लाइफ की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द टर्म मैजिकल रियलिज्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन आर्ट क्रिटिक। कह रहा है कि जो एक टर्म है मैजिकल रियलिज्म, तो मैजिकल जो रियलिज्म एक टर्म है, ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था किसी जर्मन आर्ट एंड क्रिटिक के द्वारा। तो वो कौन है, फ्रेज रो इन 1925 में, टॉमस रो इन 1925 में, फ्रेंच रो इन 1925 में, या फिर जॉर्ज फ्रेंच रो इन 1925 में। तो यहाँ पर अगर हम 44 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो ये क्रिटिक हैं, कौन है, फ्रेंच रो इन 1925 में इन्होंने यूज किया था मैजिक रियलिज्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आप थोड़ा सही तरीके से देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द बाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड रेफर्स टू। तो यहाँ पर देखिए ये जो कह रहा है कि द बाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड रेफर्स टू, यानी एक बाइजेस्ट भी है ब्राइटेस्ट भी है और उसे मीनेस्ट भी बता दिया है किसका मैनकाइंड का। ये किसके लिए रेफर किया गया है? फ्रांसिस बेकन के लिए, जॉन ड्रायडन के लिए, अलेक्जेंडर पोप के लिए या फिर विलियम शेक्सपियर के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में आपके इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन होने वाले हैं। ये पहले बार ये पूछेगा ये किसके लिए रेफर किया गया है, तो ये फ्रांसिस बेकन के लिए रेफर किया गया है। और ये किसने फ्रांसिस बेकन को रेफर किया है? ये अलेक्जेंडर पोप ने रेफर किया है। यानी अलेक्जेंडर पोप ने ही द बाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड बोला था किसको? फ्रांसिस बेकन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि रेफर किसके लिए किया गया है? फ्रांसिस बेकन के लिए। और किसने रेफर किया है फ्रांसिस बेकन को? ये अलेक्जेंडर पोप ने किया है। लेकिन आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का फ्रांसिस बेकन हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर का ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि टू होम चार्ल्स लेम हैज एड्रेस्ड एज पोइट्स पोइट। यहाँ पर ये कह रहा है कि चार्ल्स लेम ने किसको पोइट यानी पोइटों का जो पोइट होते हैं उनका पोइट रेफर किया है किसको? स्पेंसर को, सिडनी को, ऑफ सरे को या फिर मार्लो को। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 46 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए चार्ल्स लेम ने स्पेंसर को, ठीक है, जो स्पेंसर हैं उनको पोइट बोला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ये बोला जा सकता है कि चार्ल्स लेम ने किसको पोइट बोला? स्पेंसर को। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि स्पेंसर को पोइट किसके द्वारा बोला गया है? तो चार्ल्स लेम के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पे दो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द फेमस पीरियोडिकल ऐसे इंटाइटल द टाटलर अपियर इन। यानी एक फेमस पीरियोडिकल ऐसे था, ठीक है, और द टाटलर ये अपियर हुआ था। कब अपियर हुआ था? 1709 में, 1709 में, 1711 में, 1713 में, 1710 में। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 47 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो टाटलर नाम का जो ऐसे था पीरियोडिकल पब्लिश होता था, तो ये कब आया था? 1709 में आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला यानी 1709 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द फेमस पीरियोडिकल ऐसे ऑफ द 18th सेंचुरी entitled द एडलर एंड द रैम्बलर सिमल्टेनियसली appeared in। कह रहा है कि फेमस पीरियोडिकल ऐसे हैं 18th सेंचुरी के जिनका टाइटल था द एडलर एंड द रैम्बलर। ये सिमल्टेनियसली अपेयर होते थे कब? 1750 टू 1758 तक, या फिर 1752 1762, या फिर 1755 टू 1766, या फिर 1762 टू 1763। तो यहाँ पर अगर हम 48 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये कब आए थे? ये अपेयर हुए थे 1752 से 1758 तक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टिंटन एब्बे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि टिंटन एब्बे जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका है? ड्रामेटिक मोनोलॉग का है, ड्रामेटिक लिरिक का है, ओल्ड ओड का है या फिर बैलेड का है। तो यहाँ पर अगर हम टिंटन एब्बे की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो टिंटन एब्बे है खुद नरेट की गई है पोइट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये कब आया था? 1798 में आया था। और ये क्या है, जब पोइट खुद अपनी रचना को खुद नरेट करता है, स्पीकर ही नरेटर होता है, ठीक है, तब ये ड्रामेटिक क्या होता है? लिरिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ड्रामेटिक लिरिक होता है। तो अगर जब आपका जो स्पीकर हो, ठीक है, थर्ड कोई पर्सन हो, ठीक है, तो उस वहाँ पर क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। लेकिन यहाँ पर ये हमारी क्या है? ड्रामेटिक लिरिक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टिंटन एबे इज रिटन इन। यानी अब इसका ये फॉर्म पूछ रहा है कि किस फॉर्म में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, फ्री वर्स में लिखा गया है, राइम रॉयल में लिखा गया है या फिर ट्रिपलेट में लिखा गया है। तो फ्रेंड अगर हम 50 नंबर की बात करें तो जो 50 नंबर में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टिंटन एबे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ठीक है, इसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होती है। ठीक है, इसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होती है। और फ्री वर्स में क्या होता है? ना ही मीटर होता है ना ही उसमें राइमिंग होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अ पोइम और पीस ऑफ द पोइम। कह रहा है कि अ पोइम और अ पीस ऑफ पोइम।
कह रहा है कि एक पोइम या फिर एक पीस ऑफ पोइम बेस्ड ऑन पिक्टोरियल मैनर्स, यानी पिक्टोरियल मैनर्स पर बेस्ड हो, या फिर वर्ड पिक्चर पर इज नोन एज, या फिर वर्ड पिक्चर पर क्या वर्ड जो पिक्चर होती है उस पर बेस हो। ये क्या मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, किस तरीके से जानी जाती है। हैकू बोली जाती है, आइडल बोली जाती है, मोनोलॉग बोली जाती है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए 51 नंबर के हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसे आइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आइडल बोलते हैं। यानी एक पीस एक पोइम हो या फिर एक पीस ऑफ द पोइम हो, एक पिक्चर के ऊपर ये बेस होती है, ठीक है। तो ये पिक्चर के ऊपर बेस होती है तो इसे हम आइडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइडल बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हु यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कह रहा है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स किसने यूज किया था? सर थॉमस बेट ने, हैंडी हॉवर्ड ने, वॉल्ट विटमैन ने, या फिर पेट्रार्च ने। तो यहाँ पर अगर हम 52 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हु यूज ब्लैंक वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स यूज किया था वो हेनरी हॉवर्ड ने यूज किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या कि किड्स एंडेमियन इज रिटन इन, जो किड्स की एंडेमियन है, ठीक है, लॉन्ग नरेटिव पोइम है, ठीक है, ये किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, रन ऑन हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। तो यहाँ पर 53 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये एंडेमियन किस में लिखी गई है? रन ऑन हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, ठीक है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें रन ऑन हीरोइक कपलेट क्या होता है? दो लाइनें होती हैं, ठीक है। दो लाइनों के जो जैसे कि इस ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक आई है, लेकिन इसकी मीनिंग यहीं पर ना समाप्त होकर, ठीक है, दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में चली जाए, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरी लाइन में फुल स्टॉप नहीं लगा होगा, तीसरी लाइन में फुल स्टॉप लगा होगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रन ऑन हीरोइक कपलेट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मिल्टन हैज एक्सपीरियंस। कह रहा है कि मिल्टन के पास मिल्टन हैज एक्सप्रेस्ड हिज इंटेंशन ऑफ द राइटिंग अ ग्रेट एपिक पोइम एज अर्ली एज 1629 ही स्टार्टेड टू रोड पैराडाइज लॉस्ट इन एंड कंप्लीट इन। कह रहा है कि मिल्टन ने एक्सप्रेस किया था, एक इंटेंशन बनाया था एक ग्रेट एपिक लिखने का। कब बनाया था? 1639 में। लेकिन इन्होंने उस एपिक को पैराडाइज लॉस्ट का जो उन्होंने लिखा है, स्टार्ट कब किया था और कंप्लीट कब हुआ? तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो इन्होंने जो 54 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो एपिक जो हुआ था इनका जो पैराडाइज लॉस्ट है, इन्होंने 1658 में लिखना शुरू किया था। तो यहाँ पर देखिए 1658 किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो गया, ठीक है। अब इन्होंने 1658 में तो लिखना शुरू किया था, लेकिन कंप्लीट कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए हमारा इन्होंने जो कंप्लीट हुआ था वो 1663 में कंप्लीट हुआ था। कब हुआ था? 1663 में कंप्लीट कर दिया था लिखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे दो दो ऑप्शन में 1658 टू 1663 दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, टाइपो एरर हो सकती है। तो इनमें से आप कोई भी एक मान सकते हैं कि जो 1654 में 1658 में ये इसी ने इसको लिखना शुरू किया गया था और 1663 में इसको क्या किया गया? कंप्लीट हो गया था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये 1665 में कंप्लीट हुआ था। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन आपको कहीं भी मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? क्योंकि 2 साल के लिए क्या आ गई थी? प्लेग आ गई थी, ठीक है, इंग्लैंड में, जिसके कारण क्या हुआ था? इसको पब्लिश नहीं कराया गया था। उन 2 साल में मिल्टन ने क्या किया? इसको रिवाइज़ किया था, ठीक है। तो इसीलिए कहीं-कहीं आपको डेट 1658 टू 1655 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये पब्लिश कब हुआ था? 67 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी और सी में से कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मिल्टन एडेड एन आर्टिकल आर्गुमेंट समराइजिंग द कंटेंट्स ऑफ ईच बुक्स एंड आल्सो अ डिफेंस ऑफ चॉइस ऑफ। कह रहा है कि मिल्टन ने एक आर्टिकल आर्गुमेंट समराइजिंग कंटेंट्स को अपनी प्रत्येक बुक में ऐड किया है और उन्होंने डिफेंस भी किया है अपनी चॉइस को। तो ये क्या है? ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है, राइम रॉयल है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर 55 नंबर का मैं करेक्ट आंसर की बात करें तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ए वाला हो जाएगा। गोट इट। आगे देखिए, नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड।
वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, क्वेश्चन है। कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक में मिल्टन वर्ड के क्रिएशन की बात करते हैं? बुक फोर्थ, बुक फिफ्थ, बुक सिक्स्थ, बुक सेवन्थ। तो यहाँ पर अगर हम 56 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो जो मिल्टन है वो बुक सिक्स जो बुक 7 जो है, ठीक है, उसमें ये क्या करते हैं, वर्ड के क्रिएशन की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द डिवाइन जजमेंट अपॉन एडम एंड ईव अकर्स इन बुक। यानी कह रहा है कि जो डिवाइन जजमेंट था, ठीक है, यानी जो ईश्वर के द्वारा इन्होंने जो गलती की थी, ठीक है, उसके बाद जो जजमेंट आया गॉड की तरफ से इनको क्या मतलब जो पैराडाइज सॉरी जो एडन है, एडन गार्डन था, उससे बाहर बाहर निकालने का, तो वो कब आया था, कौन सी बुक में आया था? यहाँ पर देखिए बुक 9th है, 10th है, 11th है, और यहाँ पर कौन सी 7th है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 57 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये बुक जो 10 है उसमें इनके ऊपर क्या डिवाइन जजमेंट आ गया था। गॉड ने ऑर्डर दे दिया था कि हम इनको माफ़ तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको हम एक्जाइल कर रहे हैं, कहाँ से, यानी जो पैराडाइज है, ठीक है, इनको वहाँ से निकालेंगे और कहाँ फेंक देंगे, इनको हम इस दुनिया में यानी पर अर्थ के ऊपर फेंक देंगे। तो बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु रिगार्डेड पैराडाइज लॉस्ट एज द करप्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ये किसने बात बोला है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है एक करप्शन है, भ्रष्टाचार है, किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। सैमुअल जॉनसन ने, विलियम ब्लैक ने, किट्स ने, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो यहाँ पर देखिए 58 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये किट्स ने बोला था। किसने बोला था? किट्स ने बोला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 58 का हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैराडाइज रीगेन कंटेंस, यानी जो पैराडाइज रीगेन है सिक्वल है किसका, पैराडाइज लॉस्ट का। यानी पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक आप कह सकते हो ये एक क्वेश्चन है और इसका जवाब किस में आता है, पैराडाइज रीगेन में आता है। तो ये कितनी बुक में लिखी गई थी, 4 बुक्स में, 6 बुक्स में, 5 बुक्स में, 8 बुक्स में। तो यहाँ पर 59 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये कितने में लिखी गई थी, ये 4 बुक्स में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। यानी पैराडाइज रीगन कंटेंस ऑफ 4 बुक, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए इसमें कह रहा है कि इन विच बुक ऑफ पैराडाइज रीगन सैटन टेम्प्ट्स जीसस। यानी किस बुक में जो पैराडाइज रीगन जो है, कौन सी बुक में सैटन टेम्प्ट्स करता है जीसस को? बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, बुक थर्ड, बुक फोर्थ। तो यहाँ पर अगर हम 60 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये बुक जो फोर्थ है उसमें टेम्प्ट करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि हु इज कंसिडर्ड एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा। यानी मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा किससे कहा जाता है? चौसर को कहा जाता है, जॉन जॉन बनियान को कहा जाता है। आगे देखिए, तो फ्रेंड अगर हम दो ही ऑप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए चौसर को ही क्या बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द मॉडर्न राइटर एंड हिज वर्ड इज एन इम्पोर्टेंट बुक रिटन बाय। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मॉडर्न राइटर एंड हिज वर्ड एक बुक है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स फ्रेजर के द्वारा लिखी गई है, जेम्स फ्रेजर के द्वारा लिखी गई है, एडवर्ड फ्रेजर के द्वारा लिखी गई है, जॉर्ज साउथरलैंड फ्रेजर के द्वारा लिखी गई है। तो 62 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए जो जॉर्ज साउथरलैंड हैं, फ्रेजर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। कौन सी? जॉर्ज साउथरलैंड फ्रेजर के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, हु डिफाइंस पोइट्री इज अ फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कौन डिफाइन करता है पोइट्री को इन वर्ड्स में? पोइट्री इज एन endeavor टू condense out of the flying vaporous of the word an image of human perfection। तो यानी ये लाइन कौन बोलता है इसके लिए, पोइट्री के लिए क्या बोलता है, फिर से देख लेते हैं। पोइट्री इज एन endeavor टू condense out of the flying vaporous of the word an image of human perfection। डब्ल्यू बीट्स बोलते हैं, इमर्सन बोलते हैं, लेहंट बोलते हैं, या फिर जॉनसन बोलते हैं। तो 63 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये डब्ल्यू बी ईट्स ही बोलते हैं, ठीक है, विलियम बटलर ईट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट को हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट इन द रेफरेंस ऑफ पेट्राचन सोनेट राइमिंग स्कीम। यानी पेट्राचन जो सोनेट थे, ठीक है, जो पोएट पेट्राच थे, तो उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी, ए बी बी ए, बी बी ए, सी डी सी, सी डी सी, या फिर हमारी ए बी ए, ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। ये आगे देखिए, आगे का ए बी, ये भी नहीं हो सकती। ए बी सी डी, ये भी नहीं हो सकती। फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ए बी बी ए, सी डी सी, ये हमारे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला ही हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होता है इसमें, क्या होता है, पहले 8 लाइन होती हैं जिसमें क्वेश्चन होता है, बाद में क्या होती है 6 लाइन होती हैं जिसमें क्या होता है आंसर दिया गया होता है। पैटर्न स्टूडेंट में यही होता है, ठीक है। और शेक्सपियरियन स्टूडेंट में क्या होते हैं, 4 हमारे क्या होते हैं, क्वार्टरन होते हैं, और लास्ट में हमारा क्या होता है, एक कपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एडमंड स्पेंसर्स एमोरिटी इज डेडिकेटेड टू। यानी एडमंड स्पेंसर ने एमोरिटी लिखी थी, ये किसको डेडिकेटेड है? मैरी बॉयल को, एलिजाबेथ बॉयल को, जेन बॉयल को, या फिर सर फिलिप सिडनी को। तो यानी 65 में एडमंड स्पेंसर की एमोरिटी की बात करें तो ये डेडिकेट है एलिजाबेथ बॉयल को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के क्वेश्चन हमने 33 टू 65 तक कवर किए हैं। ये हमारा दूसरा सेट था। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लास्ट तक इस ऐसे ही ये सीरीज मिलती रहे टाइम पे। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।